हेलो कॉमर्शियंस, वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स। एंड आज की वीडियो में हम लोग अपने बिजनेस स्टडीज के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं एंड इस साल इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको आंसर्स को लिखना कैसे है, साथ ही साथ कितना लिखने पे कितना नंबर मिलता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिकोड करने वाले हैं। तो अगर इस वीडियो को मिस किया तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समाप्त करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं अपनी केस स्टडीज के बारे में। तो जो केस स्टडीज को क्रैक कैसे करते हैं, तो कभी भी यहाँ पर आपको पैरा नहीं पढ़ना होता है, डायरेक्टली आप ये जो नीचे लाइन लिखी होती है ना क्वेश्चन वाली, इसको पढ़ते हैं ताकि समझ में आए कि पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर बोला गया है आइडेंटिफाई एंड गिव द मीनिंग ऑफ टू कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब इससे मेरा दिमाग क्या चलेगा, पूरे कॉन्सेप्ट जो मैनेजमेंट में दिए गए हैं सब में मेरा दिमाग यहाँ पर घूमने लगेगा। तो अब मुझे सिर्फ फोकस करना है मैनेजमेंट चैप्टर पे। अब चलता हूं मैं यहां पर केस स्टडी को पढ़ने के लिए। तो पहली लाइन हमेशा बकवास दी होती है, जैसे कि हितेश इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ किड्स गारमेंट, हमेशा बकवास होती है। हितेश गॉट एन एडिशनल ऑर्डर ऑफ 10,000 गारमेंट्स विच ही हैड टू सप्लाई विद इन 2 days। 10,000 गारमेंट्स 2 days में सप्लाई करना है। ड्यू टू हिज गुडविल इन द मार्केट ही डिड नॉट वांट टू लूज द ऑर्डर, सो ही डिसाइडेड टू अचीव द टारगेट बाय ऑपरेटिंग ऑन डबल शिफ्ट। तो यहां पर डबल काम करने लगा। He achieved the target and supplied the order within 2 days। तो इसने डबल शिफ्ट में काम करके 2 दिन में यहाँ पर काम खत्म कर दिया। पर क्योंकि इसने डबल शिफ्ट करी तो यहाँ पर इसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। तो हमको 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताना है, तो आप सब लोग समझ गए होंगे, लेकिन उसको लिखना कैसे है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने आंसर में आता है कि आपका जो आंसर है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का था, ये सब हम लोग समझ गए थे। पहले आप अच्छे से स्पेसिफाई करोगे। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ इतना नहीं लिखना है जितना यहाँ पर दिया गया है, इससे अपन को आइडिया ये मिलता है कि हमको लिखना क्या क्या है, किस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट करना है। तो जो आपका चेकर है वो देखेगा कि अच्छा इसने एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आइडेंटिफाई करने का लिखा है, दैट इज गुड, इसने सही किया है। अब आपको मीनिंग बताना है, तो फिर आप मीनिंग बताओगे कि एफिशिएंसी का मतलब होता है सही टास्क को करना विद इन द मिनिमम कॉस्ट, और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है टाइम पर काम को कंप्लीट करना। जब आप ऐसे करके डेफिनेशन दे देते हो तो आपको कितना नंबर मिलेगा, यहाँ पर आपको आधा आधा नंबर आइडेंटिफाई करने का मिलेगा, साथ ही साथ आपको एक एक नंबर जो है यहाँ पर जो है उसको मीनिंग समझाने में मिलेगा। तो 3 नंबर अपन को यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि बहुत इजीली हमको मिल गए। तो आपको सिर्फ अगर आइडेंटिफाई करने बोला तो सिर्फ आइडेंटिफाई करो, फिर मीनिंग देने को बोला तो सिर्फ मीनिंग दो। बीएसटी में ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है एक नया क्वेश्चन, दैट इज द एटीट्यूड स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म द स्पेसिफिक जॉब्स आर इंक्रीजिंग बाय अडॉप्टिंग अ स्पेसिफिक प्रोसेस। द प्रोसेस बेनिफिट्स द ऑर्गेनाइजेशन इन मेनी वेज। तो हमको यहाँ पर बताना है स्टेट एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ द प्रोसेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, जल्दी से देखते हैं। तो यहाँ पर हमको बात की जा रही थी ट्रेनिंग की। अब देखो बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आएगा तो पढ़ के जरूर चले जाना। इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखना है, तो सबसे पहले उन्होंने बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग में ट्रेनिंग इज अ सिस्टमैटिक लर्निंग। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जो ट्रेनिंग जो है उसको सिस्टमैटिक लर्निंग इसका मेन पॉइंट था, उसको इन लोगों ने खुद यहाँ पर अंडरलाइन किया है। तो जब इन लोगों ने अंडरलाइन किया तो हम क्यों नहीं करेंगे, तो यहां पर हमको अंडरलाइन करना है हर चीज को। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट था उसमें भी देखो अंडरलाइन किया है कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। यहां पर ट्रेनिंग जो है वो इक्विप करता है फ्यूचर मैनेजर को, और यहां पर जब हम लोग ऐसे इसको करते हैं तो हमको हर एक पॉइंट का 1 नंबर मिलेगा, और यहां पर 3 नंबर हमको फाइनली मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज बोला गया है कि इफ द एग्जामिनी हैज लिस्टेड द पॉइंट्स ओनली हाफ मार्क्स ईच टू बी अवॉर्डेड। तो अगर आप लोगों ने एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं किया तो दिक्कत हो जाती है। तो देखो कभी भी आपको कोई भी चीज आती है उस पर सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना है, एक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि लिखना है कि नहीं लिखना है तो 1 लाइन 2 लाइन लिख करके आ जाना। उससे क्या होता है, सेफ हो जाते हो, क्योंकि 2 लाइन लिखने का नंबर नहीं कटेगा, पर नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। क्लियर है बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग नेक्स्ट पर चलते हैं, तो आ जाता है नेम द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। हम सब लोग जानते हैं डीमटेरियलाइजेशन ये होता है, जिस पर 1 लाइन की डेफिनेशन आपको जाती है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया नेम 2 पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट। तो यहाँ पर आरबीआई नहीं आरबीआई नहीं होता है, इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है, हाँ आरबीआई होता है, नाइस, आरबीआई होता है, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन को एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि नेम द डिपॉजिटरीज दैट होल्ड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो एनएसडीएल और सीडीएसएल आपके 2 होते हैं, इनका फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना है, ये आपको आएगा। अच्छा, स्टेट एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत ज्यादा मैंने देखा रिपीट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के चले जाना है। फैक्टर्स आपके जो डिविडेंड डिसीजन के होते हैं इतने सारे दिए हैं, कोई भी 2-3 आपको याद हो जाना चाहिए। अच्छा,
आपके जो जितने भी डिसीजंस होते हैं उसमें कॉस्ट हो गया, रिस्क हो गया, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट कंडीशंस हो गया, ये सब ना सब में कॉमन होते हैं। तो इन सबको रट के चले जाओ और अपना जो भी पूछा जाए उसके हिसाब से इसका फैक्टर लिख करके जाना। तो ये थोड़ी सी ट्रिक्स होती है जो कि आपको यूज करना है। अगर मैं कंट्रोलिंग की बात करता हूं तो कंट्रोलिंग चैप्टर में आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन ही देखने को मिलता है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग बताना था। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में आपको डायरेक्टली इसको लिख देना है। कैसे लिखना है एक बार बता देता हूं, इन लोगों ने कैसे लिखा है जरा देखते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कंट्रोलिंग की, तो देखो बस इन लोगों ने पॉइंट्स में आंसर दिया है। तो पॉइंट्स में आंसर आप देते हो तो देखो कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर पॉइंट्स में आंसर देना है। स्पेशली यहाँ पर अगर आप सब हेडिंग्स देते हो तो बहुत अच्छा रहता है कि अगर यहाँ पर जजेस एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, तो यहाँ पर लिखा था गुड कंट्रोल सिस्टम, तो आप सब हेडिंग बना सकते हो गुड कंट्रोल सिस्टम डैश मार करके लिख सकते हो। इसको बोलते हैं इनोवेटिव तरीके से प्रेजेंटेशन करना। दो चीजें आपको पूछी थी, 1.5 नंबर इसमें मिल जाएगा, 1.5 नंबर इसमें मिल जाएगा और आपको पूरे के पूरे यहाँ पर नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दो चीजें बताई गई थी, दो चीज हमने लिख दी। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाता है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, बहुत ही कम आता है तो जिसको ज्यादा अपन को नहीं देखना है। आगे बढ़ते तो हमारा नित्या इज अ स्टूडेंट आ जाता है। नित्या इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। तो अपन को ये नहीं पढ़ना, अपन को डायरेक्टली पढ़ना है कि यहाँ पर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात की गई है। हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक, नहीं करके जाओगे मार्क्स लूज करके आओगे। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन जरूर आता है। तो यहाँ पर नित्या जो है एक स्टूडेंट है क्लास 12 की, वेन स्कूल की है। शी हैज अ प्री-कॉन्सीव्ड नोशन दैट हर टीचर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट इन हर वर्क, हमेशा फॉल्ट ही फाइंड करती रहती है। वन डे व्हाइल चेकिंग द प्रोजेक्ट वर्क ऑफ क्लास 12 हर टीचर वांटेड टू अप्रिशिएट नित्या फॉर हार्ड वर्क एंड गुड परफॉर्मेंस, बट बिफोर शी कुड कंप्लीट हर सेंटेंस नित्या लेफ्ट द रूम विदाउट लिसनिंग टू हर टीचर। तो पहले से ही इसने कर दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्री मैच्योर इवैल्यूएशन की बात कर रहा है, अभी देख लेंगे। इसके अलावा हमको दो और कम्युनिकेशन बैरियर और कैटेगरी बताना है। तो अगर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, 4 नंबर में आया है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाता है बिल्कुल सही, मैंने बताया था प्री मैच्योर इवैल्यूएशन यहाँ पर हो जाता है और इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल बैरियर में आता है, ये हम सब लोग जानते हैं। इसके अलावा आप लैक ऑफ अटेंशन, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, डिस्ट्रेस जो भी बताना बता सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ इन लोगों ने साइड में बोली है कि अगर आप आधा नंबर जो है और आधा नंबर आपको कैटेगरी और जो आपने प्री मैच्योर इवैल्यूएशन बताया उसका मिलेगा, हाफ मार्क्स फॉर हेडिंग एंड 1 मार्क्स फॉर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। तो देखो यहाँ पर जो हेडिंग है आपकी लैक ऑफ अटेंशन की, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, सिर्फ एक्सप्लेनेशन लिख करके जाओ, कुछ ना कुछ लिख करके आना है। तो अगर आपने हेडिंग नहीं लिखी है तब भी आपको 1 मार्क्स यहाँ पर एप्लीकेशन का, एक्सप्लेनेशन का यहाँ पर मिल रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ लिख करके आओ, नंबर जरूर मिलेगा। क्लियर है बात? चलो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अपना थर्ड वाले क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। से यहाँ पर बोला गया है कि एक्स लिमिटेड इश्यूड 14% डिबेंचर्स ऑफ 4 लाख एंड 10,000 रुपीज। लेकिन पहले अपन पढ़ते हैं कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग पर शेयर। बेटा ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा आया है क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ऐसा टॉपिक है, हर साल रिपीट होता है। तो ROI पर आपको एक आएगा ही आएगा और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है। तो जरा देखते हैं कि कैसा आता है। सो द इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रिजल्ट हुआ था नेट प्रॉफिट ऑफ 2 लाख रुपीज बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। टैक्स रेट आपको 50% दिया गया है। तो इसकी वर्किंग में आप लोग को जल्दी से बता देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आप लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लिखोगे। तो ये अपन सब लोग जानते हैं, अकाउंट्स का पेपर देके आ चुके हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और EBIT जो कि हम लोग देखते हैं। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि आपको दिया रहता है इंटू 100 आप करते हो। उसके बाद फिर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर 20% आएगा। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, अर्निंग पर शेयर निकालोगे। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो आपका जितना प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दो। लेकिन ये प्रॉफिट कौन सा होता है, जिससे आप इंटरेस्ट और टैक्स माइनस कर देते हो। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 7 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमने पूरी की पूरी कैलकुलेशन कर दी है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है अपना फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज है कि नहीं। कैसे देखते हैं, तो अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो यहाँ पर आपका फेवरेबल ROI होता है। लेकिन अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो फिर यहाँ पे दिक्कत होती है। फिर यहाँ पर हम लोग ज़्यादा डेट लेने की कोशिश यहाँ पे नहीं कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो 20% अपना ये आया था और इंटरेस्ट रेट अगर मैं देखता हूँ तो इंटरेस्ट रेट हमको 14% दिया गया था और यहाँ पर हमारा 20% ROI आया था। तो फिर ये फेवरेबल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन ROI के ऊपर आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, तो देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे आता है कि Zito लिमिटेड है ऑफर्स इट्स एम्प्लॉयज शेयर्स एट अ प्राइस
विच इज लेस देन इट्स मार्केट प्राइस। तो लेस देन मार्केट प्राइस पे एम्प्लॉइज को यहाँ पर दिया जा रहा है, तो दिमाग में आपके चला गया होगा कि किसका यहाँ पर है। आइडेंटिफाई द इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय द कंपनी एंड स्टेट द टाइप्स ऑफ इंसेंटिव डिस्कस्ड अबव। तो यहाँ पर अपने फाइनेंशियल इंसेंटिव के एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान की बात की जा रही है, ईसॉप की बात की जा रही है, जो कि यहाँ पर होता है। इसके अलावा अदर इंसेंटिव्स की अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ पर स्टेट टू अदर इंसेंटिव्स, तो यहाँ पर आप कोई भी बोल सकते हो, बोनस बोल सकते हो, को पार्टनरशिप बोल सकते हो, इसके अलावा और कोई भी चीज़ बता सकते हो, ठीक है। सो अब यहाँ पर इसका आंसर अपन देख लेते हैं। तो आंसर में सबसे पहले वही को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन एक ही होता है, मैंने अलग से बोल दिया था। फाइनेंशियल इंसेंटिव में आप कोई भी बोल सकते हो, पे एंड अलाउंस हो गया, प्रोडक्टिविटी लिंक वेज हो गया, और यहाँ पर आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन करना, माइंड मैप बनाना। माइंड मैप बना करके समझाओ, दो लोगों को ऐसे दो पुतले टाइप के बना दो, जिसको हम लोग बोलते हैं इलस्ट्रेशंस, दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन करा दो। ऐसे करके अगर आप आंसर को रिप्रेजेंट करोगे, नंबर नहीं कटते बेटा, अच्छे नंबर और मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही अच्छे से नहीं बनाने लगना, ड्राइंग नहीं करना है बेटा अपन को, वरना मार्क्स यहाँ पर कटे हो जाएंगे, क्योंकि पेपर ही छूट जाएगा। क्लियर है बात? ओके, अब यहाँ पर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे सामने जाता है, स्टाफिंग चैप्टर का है, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कैंडिडेट ऑफ अ जॉब, ये सब चीज़ें दी गई है। तो यहाँ पर जल्दी से इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो आंसर अगर मैं बोलूँगा तो यहाँ पर वही है, रिक्रूटमेंट हो गया, वर्कलोड एनालिसिस हो गया, ओरिएंटेशन, सिलेक्शन। बेटा ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रट के जाना ही जाना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर पूरा एक पेपर ही मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक क्वेश्चन जो यहाँ पर मैं बात करता हूँ बेटा, ये 100% यहाँ पर आने वाला है, दैट इज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। Stock exchange not only provides liquidity and marketability to existing securities but performs many other functions। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको डेवलपमेंटल फंक्शंस बताने हैं, प्रोटेक्टिव बताने हैं। तो जो भी फंक्शंस है सारे याद करके चले जाओ। इस पर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पर बोला गया है आपको मिल जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर इसको कैसे लिखोगे, तो फंक्शंस यहाँ पर जितने भी प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी दो फंक्शंस बताने हैं, तो यहाँ पर आप एक दो जो कि वही है डेवलपमेंटल फंक्शंस, आप आराम से बता सकते हो। तो यहाँ पर क्योंकि इन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए बोला था, देखो इन लोगों ने एक्सप्लेनेशन नहीं किया, पर आपको एक्सप्लेन करना है। अब इसकी अगर मैं यहाँ पर मार्किंग स्कीम पर चलता हूँ, तो हाफ नंबर सिर्फ हेडिंग देने का, जो कि यहाँ पर दी गई हैं, पर 1.5 मार्क्स आपको इसके एक्सप्लेनेशन पे। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आपके ऊपर है आप कैसे इसको डिफाइन करते हो। हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया ओन वर्ड्स में आंसर कैसे लिखें। तो बस एक चीज़ याद रखो, जितनी भी सब हेडिंग्स हैं सबको अच्छे से स्टेट करो। बाकी जो अंदर का जो मटेरियल है उसमें एक दो चीज़ें हाईलाइट कर दो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स। बाकी तुम्हें जो लिखना लिखो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रट तो पूरा सकते नहीं हो, एज इट इज़ लिख नहीं सकते हो। तो सब लोग अपने आप से ही लिखते हैं। इसके अलावा स्टेट द रोल ऑफ कंज्यूमर फॉर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनी 4 पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपको वही चीज़ बताना है, स्टेट एनी 4 रिलीफ्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो यहाँ पर 4 रिलीफ्स वाला जो क्वेश्चन है, ये मैंने थोड़ा सा देखा आता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो बेटा पूरा चैप्टर ही आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से आपको आ जाएगा। क्लियर है बात? इसका आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो आंसर अगर मैं आप लोग को बताता हूँ, तो यहाँ पर सिंपली है कि रोल ऑफ कंज्यूमर, और यहाँ पर देखो रिलीफ्स आपको बताया गया है, तो आप कोई भी 4 रिलीफ्स यहाँ पर लिख सकते हो इससे देख करके, एंड दैट्स ऑल, आपका चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं तो अपना यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से। तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, डायरेक्टली आपको इसको एक्सप्लेन कर देना अपने वर्ड्स में। लेकिन एक बार बता देता हूँ कि कैसे लिखा जाता है इसका आंसर। तो अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो देखो डिसिप्लिन के बारे में लिखा है। सो डिसिप्लिन का पहले डेफिनेशन दे दो, उसके बाद फिर वो कहाँ पर रिक्वायर होता है, उसका कोई फीचर्स, उसका कुछ एडवांटेज, लिमिटेशन मत देना, पॉजिटिव ही लिखना कि फीचर लिख रहे हो पॉजिटिव लिखो, एक और कोई एडवांटेज लिख रहे हो एडवांटेज डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर देखो मार्क्स कैसे, मतलब कितना लिखना होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर इनको पता था कि 3 चीज़ें अपन को बोली गई हैं, 3 चीज़ यानी कि 2-2 पॉइंट तो भैया सब में लिखना ही है। तो 6 पॉइंट आपके टोटल आते हैं, हर एक पॉइंट में आपको 1-1 नंबर मिलता है, और यहाँ पर आपका जो है अच्छे नंबर आपको मिल जाते हैं। बेटा पॉइंट्स में लिखना प्लीज़ आंसर, वरना दिक्कत हो जाती है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं अपने एक और क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर बोला गया है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्ड हेयर। तो यहाँ पर सेटिंग करना ऑब्जेक्टिव को, तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आप समझ गए होंगे। इसके अलावा स्टेट द नेक्स्ट 5 स्टेप्स इन द प्रोसेस, तो अपन को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर जल्दी से इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर में अपन को बेटा बोला गया है प्लानिंग। तो प्लानिंग का सबसे पहला काम होता है कि आपको सेट करना पड़ता है ऑब्जेक्टिव्स, फिर प्लानिंग प्रेमिसेस। तो प्लानिंग की देखो प्रोसेस तो चलो ठीक है यहाँ पर आ गया, पर उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख के चले जाना। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टाइप्स ऑफ प्लान के ऊपर एक क्वेश्चन आपको आ जाता है, तो वो मेरे हिसाब से आपको करना है।
सेम चीज़ यहाँ पर बोली गई है, आपको हर चीज़ पर लिखना है। अब देखो यहाँ पर जो मार्किंग स्कीम है ना, ये आपको फुल फ्लेज आंसर नहीं देती है, ये आपको बस बताती है चेकर को कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें उसको देखना है। तो अगर आपने यहाँ पर लिखा डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस, तो वो देखेगा अच्छा डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस इसने लिखा है, ठीक है, नंबर दे दिया, आधा नंबर देगा। फिर देखेगा अच्छा नेक्स्ट स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस की, अच्छा यहाँ पर अजम्पशंस वर्ड अगर आपने लिखा है तो वो आपको यहाँ पर पूरे आधे नंबर दे देगा, क्योंकि अजम्पशंस वर्ड इज द मेन कीवर्ड हेयर, तो उसको आपको पहले से अंडरलाइन कर देना है। इसके अलावा आगे बढ़ता हूं तो यहां पर भैया फिर से आ जाता है स्वीट्स एंड मोर, और यहां पर आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की यहां पर आइडेंटिफाई करना है। तो मैं कभी भी केस स्टडी नहीं पढ़ता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन देखता हूं। एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से आएगी। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के जो एडवांटेज है ना, जो फीचर्स एडवांटेज और लिमिटेशन दिए गए हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना, और एडवांटेज तो मोस्टली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया इन इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंप्राइजेस ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट्स इन ईच ऑफ द अबव कैटेगरी, ईच ऑफ दीज यूनिट्स हैव मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस एंड हैविंग अथॉरिटी ओवर द लिमिट। जैसे ही आपको यहाँ पर दिखता है कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, एक से ज़्यादा यूनिट्स हैं, आपको क्या करना है, डायरेक्टली डिविजनल स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख देना है। तो इसके अलावा इन लोगों ने बोला है कि थ्रू दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लीड्स टू इंक्रीज कॉस्ट बिकॉज ऑफ द डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज अक्रॉस प्रोडक्ट्स। तो आपको डिसएडवांटेज इसके बताए जा रहे हैं, बट इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट एज रेवेन्यू एंड कॉस्ट रिलेटेड टू ईच ऑफ द बिजनेस यूनिट्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। तो ये आपको एडवांटेज भी दे रहा है, डिसएडवांटेज भी दे रहा है। क्वेश्चन में भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको 3 एडवांटेज और डिसएडवांटेज, देखो बेटा जो मैं बता रहा हूँ ना वही चीज़ आपको आने वाली है। तो यहाँ पर अगर आप लोग जल्दी से इसका आंसर देखते हो कैसे इस आंसर को लिखा है, तो सबसे पहले तो इन लोगों ने डिविजनल स्ट्रक्चर को अच्छे से यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन आपको सिर्फ लिख के नहीं आना है, आपको डिविजनल स्ट्रक्चर की एक लाइन की यहाँ पर डेफिनेशन भी देना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसके बाद फिर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर 3 एडवांटेज इसके लिखोगे, 3 मार्क्स, अच्छा 6 मार्क्स का है, ओके 6 मार्क्स का है। तो यहाँ पर आपको 3 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज लिखना है। तो एडवांटेज कैसे लिखोगे, ऐसे ही सबसे पहले सब हेडिंग डालोगे, उसके आगे उसका एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के अंदर भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को यहाँ पर हाईलाइट किया। आपको यहाँ पर 3 नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर आपको इसका और 2 नंबर आपको डिसएडवांटेज के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं अपना। तो लास्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे सामने जाता है कि यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन द मार्केटिंग फिलॉसफी इन्वॉल्व्ड इन द अबव केस। तो मार्केटिंग फिलॉसफी, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग चैप्टर से। तो यहाँ पर मार्केटिंग फिलॉसफी देख लेते कौन सा यहाँ पर यूज हुई है। तो द कंपनी सर्वेड द मार्केट एंड फाउंड द कस्टमर्स नीड अ कार विच रन्स ऑन द इको फ्रेंडली फ्यूल। इको फ्रेंडली वर्ड आ गया। इसके अलावा इंस्टेड ऑफ पेट्रोल और डीजल, कीपिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर एज वेल एज सोशल, एथिकल, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द मार्केटिंग इन द माइंड, कंपनी लॉन्च अ न्यू मॉडल ऑफ कार दैट रन ऑन बायोडीजल। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, हर जगह पर जब भी इको फ्रेंडली वर्ड यूज होते हैं, हर चीज़ ऐसे कीवर्ड्स जो होते हैं ना बेटा, वो अपन को केस स्टडी समझाता है। तो यहाँ पर सोसाइटल कॉन्सेप्ट आपका लग जाएगा। कीवर्ड्स पर एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना करके रखी है, चाहो तो देख सकते हो, तो ताकि आपको केस स्टडी क्रैक करने में कोई भी दिक्कत ना जाए। तो यहाँ पर जो लॉन्च है वो आगे हुआ था, आइडेंटिफाई करने को हमको बोला गया है, तो आइडेंटिफाई हम लोग कर लेंगे। तो जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर में सबसे पहले हमको सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिल जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था, और उसको हमको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर एक्सप्लेनेशन का भी है। इसके अलावा आगे भी इन लोगों ने कुछ बोला था, कीपिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स एज वेल एज सोशल, एथिकल, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग इन द माइंड, कंपनी लॉन्च्ड अ न्यू मॉडल ऑफ कार दैट रन्स ऑन बायोडीजल। The launch event was covered by top news channels and newspapers. This was done to disseminate information about the car and build goodwill of the business. जब भी बेटा पब्लिक इमेज, गुडविल, किसी भी चीज़ की बात आती है तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर पब्लिक रिलेशंस पे नंबर लगा दोगे। इसके अलावा यहाँ पर हमको एक्सप्लेन करना है 2 अदर प्रमोशनल टूल्स, तो जल्दी से देख लेते हैं। तो पब्लिक रिलेशंस आपका यहाँ पर आ जाता है, 1 नंबर आपको इसका मिल जाता है, 1 नंबर एक्सप्लेन कर देना पब्लिक रिलेशन क्या होता है, कंपनी की इमेज बनाता है। तो यहाँ पर आपको अपने आंसर में, जैसे कि यहाँ पर है तो कंपनी की इमेज, तो कहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी की इमेज, प्रोटेक्ट कंपनीज इमेज, इस कीवर्ड का आपको यहाँ पर नंबर मिलेगा। इसके अलावा चेकर को इतना ध्यान नहीं रहता है, वो आपको पूरा आंसर कभी रीड नहीं करेगा, उसका इतना टाइम नहीं है फालतू का। यहाँ पर इसके अलावा एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग कुछ भी लिख सकते हो, एंड उसको एक्सप्लेन करके आपको यहाँ पर नंबर मिल जाता है। तो फाइनली हम लोग ने अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स की वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग ऐसी और वीडियोस चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना और लिख देना भैया और वीडियोस चाहिए है। तो यहाँ पर अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।